नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज सावन महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि और दिन गुरुवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 17 अगस्त सन 2023। सबसे पहले एक नजर दिन भर की सुर्खियों पर। हरियाणा के नए डीजीपी बने शत्रुजीत कपूर पंचकुला पुलिस हेडक्वार्टर में चार्ज संभाला। सबसे पहले मिले अंबाला में गृह मंत्री अनिल विज से। अंबाला में गेस्ट टीचर्स का प्रदर्शन, सीएम के नाम पत्र सौंप पक्का करने की मांग रखी। बोले नियमित करना दूर, समान काम समान वेतन तक नहीं दिया। डीसी से मिला किसानों का प्रतिनिधिमंडल, फसलों के मुआवजे की रखी मांग। 23 अगस्त को कृषि मंत्री के आवास पर प्रदर्शन करेंगे। हरियाणा का डबवाली बना पुलिस जिला, एसपी समेत 2 डीएसपी बैठेंगे। इंस्पेक्टर एसआई व एएसआई नियुक्त किए जाएंगे, सीएम ने की थी घोषणा। हरियाणा में 42 दिन बाद क्लर्कों की हड़ताल खत्म, सीएम के साथ हुई मीटिंग। कुरुक्षेत्र सन्निहित सरोवर में राजा इंद्रदेव विराजेंगे। कमल कुंज में दधीची और सूर्यदेव की प्रतिमाएं भी लगाई जाएंगी। अगले महीने स्थापना की तैयारी। आशा वर्करों का प्रदर्शन, बोली मांगों पर सरकार ने की वादा खिलाफी। 26,000 रुपए न्यूनतम वेतन की रखी मांग। हरियाणा बोर्ड ने शुरू की एचटेट की तैयारी। नवंबर के प्रथम सप्ताह तक परीक्षा संभव। 2.5 लाख अभ्यर्थियों के बैठने की संभावना। चंद्रयान 3 ने चौथी बार बदली ऑर्बिट, लगभग गोलाकार कक्षा में आया यान। अब 17 अगस्त यानी आज लैंडर और प्रोपल्सर मॉड्यूल अलग होंगे। रूस का लूना 25 चांद की ऑर्बिट में पहुंचा। 21 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग होगी। यहां पानी की करेगा खोज। 5 दिन में गदर 2 की वर्ल्ड वाइड कमाई 290 करोड़ पहुंची। 15 अगस्त पर 55 करोड़ का रिकॉर्ड कलेक्शन। OMG 2 भी 100 करोड़ के नजदीक पहुंची। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मानसून के आज 46 दिन पूरे हो चुके हैं। बता दें कि 1 जुलाई को मानसून की शुरुआत हुई थी। हिसार के साथ लगते जिलों को छोड़कर पूरे प्रदेश में इस बार अच्छी बारिश हुई है। अगले 10 दिन की बात करें तो 20 अगस्त से फिर से बारिश होने के आसार बने हुए हैं। हरियाणा में मानसून सीजन में बारिश का 75% कोटा लगभग पूरा हो चुका है। जुलाई के दूसरे सप्ताह में झमाझम बारिश होने के कारण राज्य के अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, यमुनानगर, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, फतेहाबाद और सिरसा जिले में बाढ़ से काफी नुकसान पहुंचा है। कुछ जिलों में लगातार बारिश हुई तो कुछ जिलों में पंजाब व हिमाचल की तरफ से नदियों में छोड़े गए पानी के कारण उफान आने से बाढ़ आ गई। हालांकि अगस्त के शुरुआती 14 दिन में प्रदेश में बारिश सामान्य से 53% कम हुई है, जिसकी वजह से बिजली की डिमांड भी बढ़ गई है। वहीं 20 अगस्त के बाद बारिश होने के आसार जताए गए हैं। वहीं कम बारिश होने का असर सीधे किसानों पर पड़ा है। बारिश नहीं होने के कारण 9.8 लाख एकड़ खरीफ की फसल की बिजाई नहीं हो पाई है। शत्रुजीत कपूर हरियाणा के नए डीजीपी बन गए हैं। उन्होंने पंचकुला के सेक्टर 6 स्थित पुलिस हेडक्वार्टर में पहुंचकर चार्ज संभाल लिया है। कपूर 1990 के बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। उन्होंने 15 अगस्त को रिटायर हुए पीके अग्रवाल की जगह ली है। पंचकुला में चार्ज संभालने के बाद शत्रुजीत कपूर सबसे पहले अंबाला में गृह मंत्री अनिल विज से मिलने पहुंचे। उनके अलावा डीजीपी पद की दौड़ में RC मिश्रा और मोहम्मद अकील भी शामिल थे, लेकिन सरकार की पसंद से कपूर को यह पद मिल गया है। कपूर 2 साल तक इस पद पर बने रहेंगे। हरियाणा में कांग्रेस ने जजपा को झटका दे दिया है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की उपस्थिति में जजपा के 2019 में फतेहाबाद से प्रत्याशी रहे वीरेंद्र सिवाच ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि करीब 4 साल से अनदेखी हो रही थी, इसलिए घर वापसी की है। वहीं जजपा की ओर से कहा गया है कि करीब 4 महीने पहले ही वीरेंद्र सिवाच को पार्टी विरोधी गतिविधि के चलते नोटिस किया गया था और इसके बाद पार्टी से निष्कासित भी कर दिया गया था। हरियाणा के नवनियुक्त पुलिस महानिदेशक डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने ज्वाइनिंग के बाद अपने कार्यकाल की प्राथमिकता गिनाई। उन्होंने कहा कि उनका हरियाणा की पुलिसिंग को और बेहतर करने पर जोर रहेगा। उन्होंने कहा कि वर्दी और डंडा उठाने से स्किल नहीं आती है, इसलिए ट्रेनिंग पर उनकी प्राथमिकता रहेगी। इसके जरिए वह प्रदेश और समाज के हित में अच्छा काम भी करेंगे। साथ ही हम अपना काम ठीक तरह से करें और लोगों की दिक्कत न हो, इस पर भी काम हम करेंगे। कपूर ने बताया कि समाज में कुछ वर्ग ऐसे हैं जिन पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। इनमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग क्राइम करने वालों के टारगेट होते हैं। कपूर ने बताया कि हरियाणा की बेटियां कहीं भी निकले तो उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना हमारा काम रहेगा। कपूर ने कहा कि पुलिस विभाग में अच्छे कामों के काम की तारीफ की जाएगी। जिनके काम में सुधार की आवश्यकता होगी उस पर भी काम किया जाएगा। हरियाणा में हिंदू विवाह अधिनियम में संशोधन की तैयारी शुरू कर दी गई है। समान गोत्र और एक गांव में शादी के साथ लिव इन रिलेशन के रजिस्ट्रेशन पर हरियाणा के खापे आपत्ति जता चुकी हैं। खापों की मांगों को देखते हुए सरकार ने भी हिंदू विवाह अधिनियम में संशोधन के लिए प्रक्रिया आरंभ कर दी है। हरियाणा में खाप पंचायतों ने बीजेपी जेजेपी सरकार से राज्य में समान गोत्र विवाह पर रोक लगाने के लिए हिंदू विवाह अधिनियम में संशोधन करने के लिए कहा है। खाप प्रतिनिधियों का कहना है कि समगोत्र और अंतर ग्राम विवाह सामाजिक कलंक है, जिसके कारण बच्चों के माता पिता को अपमान और मानसिक यातना मिलती है। सामाजिक ताने बाने और सुखी पारिवारिक जीवन को बनाए रखने के लिए हिंदू विवाह अधिनियम में संशोधन लाना आवश्यक है।
हरियाणा के अंबाला में डीसी ऑफिस पहुंचे गेस्ट टीचर्स ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गेस्ट टीचर्स ने जिला प्रशासन के माध्यम से सीएम मनोहर लाल खट्टर के नाम सिर्फ 2 मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने सरकार से सौतेला व्यवहार छोड़कर गेस्ट टीचर्स को पक्का करने और रेगुलर की तर्ज पर गेस्ट टीचर्स को भी ट्रांसफर की सुविधा देने की डिमांड रखी। टीचर्स ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। कहा कि सरकार ने जंतर मंतर पर किए गए नियमित करने के वादे को अभी तक पूरा नहीं किया है। कहा कि गेस्ट टीचर्स, साथ ही उन्होंने कहा कि गेस्ट टीचर्स पिछले 18 साल से शिक्षा दे रहे हैं। गेस्ट टीचर्स को नियमित करना तो दूर, समान काम समान वेतन तक नहीं दिया गया। खुद सीएम ने इसकी घोषणा भी की थी। कहा कि अगर सरकार उनकी मांगों पर संज्ञान नहीं लेती है तो जल्द ही बड़ा आंदोलन करने की रणनीति तैयार की जाएगी। रोहतक में किसानों का प्रतिनिधिमंडल डीसी अजय कुमार से मिला। उन्होंने फसल खराबे के मुआवजे और किसानों की अन्य समस्याएं डीसी के समक्ष रखी। किसानों ने बताया कि 10 अगस्त को किसान सभा ने जल भराव से बर्बाद हुई धान की फसल के नुकसान की भरपाई, पुराने मुआवजे, बीमा क्लेम, पानी की निकासी समेत अन्य समस्याओं को हल करवाने के लिए प्रदर्शन किया था। इसके बाद डीसी से मिलने का समय दिया, जिसके तहत किसान सभा प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त से मिलने पहुंचा है। किसान सभा ने मांग की कि जल भराव से बर्बाद फसलों के आकलन के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा और क्षतिपूर्ति पोर्टल की तारीख बढ़ाकर 31 अगस्त की जाए। पिछले मुआवजे, जिसमें रबी 2022 और ओलावृष्टि से बर्बाद हुई फसल, रबी 2023 की गेहूं की फसल का मुआवजा, साथ ही रबी 2023 और खरीफ 2022 का बीमा क्लेम जल्द किसानों को दिलवाया जाए। इसके बाद डीसी ने आश्वासन दिया कि जल्द ही मुआवजा किसानों के खाते में डाला जाएगा। ओलावृष्टि के मुआवजे और क्षतिपूर्ति पोर्टल की तारीख बढ़ाने के लिए सरकार को चिट्ठी लिखी जाएगी। हरियाणा में भाजपा के साथ मिलकर सरकार चला रही जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय चौटाला को बुधवार को राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दिग्विजय जयपुर में राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। उनके साथ जेजेपी के छात्र विंग इनसो की हरियाणा इकाई के प्रदेशाध्यक्ष प्रदीप देसवाल भी थे। दरअसल राजस्थान सरकार ने इस साल नवम्बर व दिसंबर में प्रस्तावित राज्य विधानसभा चुनाव के चलते छात्र संघ चुनाव करवाने पर रोक लगा दी है। दिग्विजय चौटाला की अगुवाई में इनसो के सदस्य छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग के साथ प्रदर्शन कर रहे थे। राजस्थान पुलिस की ओर से गिरफ्तार किए जाने के बाद दिग्विजय चौटाला ने कहा कि यह राज्य की कांग्रेस सरकार की दमनकारी नीतियां हैं। राजस्थान में अशोक गहलोत की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार को वह उसकी औकात दिखाकर रहेंगे। यदि हरियाणा में हम छात्र संघ चुनाव बहाल करवा सकते हैं तो राजस्थान में भी करवाएंगे। छात्र हित में सरकार को जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव करवाने चाहिए। हरियाणा में 42 दिन बाद क्लर्कों की हड़ताल खत्म हो गई। देर रात मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ एसोसिएशन पदाधिकारियों की मीटिंग में क्लर्क हड़ताल वापसी पर मान गए। मीटिंग में सरकार की ओर से 21,700 पे स्केल का ऑफर दिया गया, लेकिन एसोसिएशन ने इसे ठुकरा दिया। काफी मंथन के बाद तय हुआ कि इस मामले में 2 रिटायर्ड IAS अधिकारियों समेत 4 से 5 सदस्यों की कमेटी बनाई जाएगी। यह कमेटी 3 महीने तक क्लर्कों की सभी मांगों पर चर्चा करेगी। इसके बाद रिपोर्ट तैयार कर सरकार को देगी और उसके बाद बातचीत होगी। तब तक राज्यव्यापी क्लर्कों की हड़ताल स्थगित रहेगी। हड़ताल के दौरान सभी क्लर्कों को सरकार ने रुकी हुई सैलरी देने का भी फैसला किया है। रोहतक में आशा वर्करों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। आशा वर्करों ने मांग रखी कि 2018 के बाद से आशा वर्कर के काम में कई गुना बढ़ोतरी हो चुकी है, लेकिन 5 साल में मानदेय नहीं बढ़ा। आशा वर्करों को 26,000 रूपए न्यूनतम वेतन दिया जाए और पक्के कर्मचारी का दर्जा भी दिया जाए। मानदेय और प्रोत्साहन राशि को महंगाई भत्ते के साथ जोड़ा जाए। ESI, PF, रिटायरमेंट लाभ दिए जाए। अनुभव व योग्यता के आधार पर पदोन्नति भी दी जाए। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं, तब तक वे अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखेंगे। आशा वर्कर यूनियन ने कहा कि 2018 में हड़ताल के दौरान मानी गई मांगों को पूरा नहीं किया गया है, जिसके कारण उन्हें मजबूरन हड़ताल करनी पड़ रही है। अगर सरकार मांग नहीं मानती है तो हड़ताल अनिश्चितकालीन जारी रहेगी। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने नारनौल विधानसभा के 6 गांवों का दौरा किया। उन्होंने नुक्कड़ सभाएं भी की और ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस पर अटैक करते हुए कहा कि कांग्रेसी तो EVM की आवाज से डर जाते हैं। साथ ही कहा कि यहां से अगर जेजेपी प्रत्याशी को जिता देते तो उनकी ताकत और बढ़ जाती। उन्होंने लोगों से घरों पर जेजेपी का झंडा लगाने का भी आह्वान किया। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला सभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए यहाँ के लोग कमर कस लें। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सरकार में हमारी भागीदारी है, तब किसानों को अनेक लाभ मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार से पहले किसी भी सरकार ने किसानों के खाते में सीधे पैसे नहीं डाले। भावांतर भरपाई का लाभ भी एकमात्र उनकी सरकार ने ही दिया है। उन्होंने कहा कि यह तब संभव हुआ है जब सरकार में उनकी भागीदारी है। नारनौल जाते समय कुछ देर के लिए वे रेवाड़ी में रुके। यहाँ नई अनाज मंडी के पास कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान डिप्टी सीएम ने युवा कार्यकर्ताओं के अलावा पुराने सहयोगियों का भी हालचाल पूछा और कुछ शिकायतें भी सुनी।
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी एस्टेट को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। आमतौर पर हर साल ये परीक्षा नवंबर व दिसंबर के दौरान कराई जाती है, लेकिन बोर्ड का इस बार प्रयास है कि परीक्षा अक्टूबर के अंत या फिर नवंबर के प्रथम सप्ताह में ही करा ली जाए। इस परीक्षा को पास करने के बाद ही जेबीटी या फिर बीएड कर चुके युवक टीचर बनने के लिए अप्लाई कर पाते हैं। साल 2022 में एस्टेट 3 व 4 दिसंबर को और 2021 में यह परीक्षा 18 व 19 दिसंबर को कराई गई थी। हालांकि अब 2023 में परीक्षा की डेट को लेकर भिवानी बोर्ड की ओर से कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक रहा तो बोर्ड का प्रयास है कि परीक्षा नवंबर तक निपटा ली जाए। हालांकि बोर्ड इस परीक्षा के दौरान दशहरा, दीपावली व अन्य त्योहारों के अलावा कुछ दूसरी परीक्षाओं को भी ध्यान में रखकर फैसला लेगा। इसरो ने 16 अगस्त को चौथी बार चंद्रयान 3 की ऑर्बिट बदल दी है, यानी अब चंद्रमा की 153 किलोमीटर गुना 163 किलोमीटर की करीब करीब गोलाकार कक्षा में आ गया है। इसके लिए इसरो के वैज्ञानिकों ने सुबह करीब 8:30 बजे यान के थ्रस्टर कुछ देर के लिए फायर किए। इससे पहले चंद्रयान 150 किलोमीटर गुना 177 किलोमीटर की ऑर्बिट में था। 153 किलोमीटर गुना 163 किलोमीटर की ऑर्बिट का मतलब यह है कि चंद्रयान ऐसी कक्षा में घूम रहा है जिसमें उसकी चंद्रमा से सबसे कम दूरी 153 किलोमीटर और सबसे ज्यादा दूरी 163 किलोमीटर बची है। अब 17 अगस्त यानी आज चंद्रयान के लिए काफी अहम दिन होने वाला है। इस दिन इसरो चंद्रयान 3 के प्रोपल्सन मॉड्यूल को लैंडर से अलग करेगा। 23 अगस्त को लैंडिंग होगी। चंद्रयान में लैंडर, रोवर और प्रोपल्सन मॉड्यूल हैं। लैंडर और रोवर चांद के साउथ पोल पर उतरेंगे और 14 दिन तक प्रयोग करेंगे। वहीं प्रोपल्सन मॉड्यूल चंद्रमा की कक्षा में रहकर धरती से आने वाली रेडिएशन का अध्ययन करेगा। लैंडर और रोवर चांद पर पानी की खोज भी करेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई ने अपनी स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी स्कीम अमृत कलश में निवेश करने की लास्ट डेट बढ़ा दी है। अब इसमें आप 31 दिसंबर 2023 तक निवेश कर पाएंगे। पहले इसकी लास्ट डेट 15 अगस्त थी। इस स्कीम के तहत सीनियर सिटीजन को एफडी पर 7.60% तो वहीं अन्य को 7.10% सालाना ब्याज दिया जा रहा है। इस फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम में 400 दिन के लिए निवेश करना होता है। ऐसे में अगर आप एफडी पर ज्यादा ब्याज चाहते हैं तो इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं। इसमें अधिकतम 2 करोड़ रुपए की एफडी करा पाएंगे। अमृत कलश स्कीम के तहत आपको ब्याज का भुगतान प्रति महीना, प्रति तिमाही और हर 6 माह में किया जाता है। आप अपनी सुविधा के अनुसार एफडी ब्याज का पेमेंट तय कर पाएंगे। इस स्कीम में निवेश करने के लिए आप बैंक के ब्रांच जाकर भी निवेश कर पाएंगे। वहीं नेट बैंकिंग और एसबीआई योनो ऐप के जरिए भी इसमें निवेश किया जा सकता है। साथ ही अमृत कलश पर आम एफडी की तरह ही लोन लेने की सुविधा भी मिलती है। भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स 137 अंक चढ़कर 65,539 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 30 अंकों की तेजी दिखाई दी। ये 19,465 के स्तर पर बंद हुआ। बता दें कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर शेयर बाजार बंद थे। आजादी के समय यानी आज से 76 साल पहले 1947 में 10 ग्राम सोना 89 रुपए पर था, जो अब बढ़कर 59,000 पर पहुंच गया है, यानी इसकी कीमत 661 गुना बढ़ चुकी है। वहीं चांदी की बात करें तो उस समय 107 रुपए प्रति किलोग्राम थी, जो अब 70,000 के पार निकल चुकी है। हमारे देश में हर साल 800 टन सोने की खपत यानी डिमांड होती है। इसमें से सिर्फ 1 टन का उत्पादन भारत में होता है और बाकी आयात किया जाता है। आपको एक बात और बता दें कि चीन के बाद भारत में ही सोने की सबसे ज्यादा खपत होती है। वहीं दूसरी तरफ $1 का रेट 83 रुपए 23 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। आज खबरों बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।